हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं मनु भारद्वाज, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स 2022 में 83 रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही इनकी, किस टाइप से इन्होंने पेपर वन की प्रिपरेशन की, किस टाइप से इन्होंने पेपर टू की स्ट्रैटेजी बनाई और उनके ऊपर पहले तैयारी की और उसके बाद फिर एग्जाम को क्रैक किया। फिजिकल टेस्ट के लिए क्या चैलेंजेस रहे इनके, इसके अलावा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की और ओवरऑल जो जर्नी रही है इनकी एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, वो आज हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूरा विपीडिया टीम की तरफ से मनु भारद्वाज का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, पूरा विपीडिया टीम की तरफ से। और सबसे पहले तो स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हेलो मनु, कैसे हो आप? हाँ सर, अच्छा हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी। मनु, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जब रिजल्ट आपने देखा या फिर आपने रिजल्ट सुना अपना, तो क्या रिएक्शन था आपका? और जो जिंदगी अभी बदली है, जो एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने के बाद जो चेंजेस आए हैं, वो क्या रहे हैं? तो रिजल्ट का शुरू सुबह से मैं पता था कि आज रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। हम्म। तो मैं उस टाइम लेटा हुआ था, तो काफी टेंशन में था। पापा ने बोला कि यार जो होगा देखा जाएगा। हम्म। आप यहाँ तक आए हो तो दोबारा आपने अच्छा किया है, तो हो सकता है नहीं होगा, दोबारा आप चले जाओगे वहां तक। हम्म। तो उसी टाइम पे मेरे पास मैसेज आया कि रिजल्ट आउट है, तो मेरी फिंगर्स बहुत शिवर कर रही थी। जी। तो रोल नंबर मेरे को अपना याद ही नहीं आया, मेरा रोल नंबर क्या था उस टाइम पे। हम्म। तो यूपीएससी ने, अच्छा है यूपीएससी अपने ना नेम्स के साथ को लिस्ट को रिलीज करता बिल्कुल। है। जी। तो मेरा नाम बहुत छोटा सा है। हम्म। बहुत जल्दी मैंने उसको सर्च किया और लोकेट करा कि यार 83 रैंक है, तो ये लगा कि हाँ, हाँ चलो अब लाइफ स्टेबल है और हमने कुछ अचीव कर लिया है, ये फीलिंग थी। और उसके बाद तो रात तक लोगों का आना जाना रहा, सेलिब्रेशन हुई काफी। जी। और वो जो चेंजेस आए हैं जो ऑफिसर बनने के बाद, जो मतलब लोगों में चेंजेस आ जाते हैं आपके, मतलब जो होता है ना कि रिएक्शन, तो वो कैसा है? मतलब देखो क्या है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी में हम जनरली लोगों को बताते नहीं है, क्योंकि ये हम्म। एक बहुत अनसर्टेनिटी है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में क्लियर होने का ना होने का। हम्म। तो मेरे नेबरहुड में किसी को नहीं पता था। तो मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो सबको ये था कि अपने फादर के साथ बिजनेस करते हैं। जी। तो लेकिन जब रिजल्ट आया सबको लगा कि यार नहीं, ये अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। हम्म। तो लेकिन हाँ, लोगों की तरफ से काफी रिस्पेक्ट मिलती है। जी। लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो और छोटे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनको बताए कि यार आप भी तैयारी करो। अच्छा लगा। जी। और सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं दिल्ली से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस ऑनर्स से मैंने करा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जी। और आप? 2020 में, जी। 2020 में। जी, 2020 में। और इसके अलावा जैसे मान लो सीएपीएफ की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे आप, इसके अलावा भी और कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन किया था और क्या दिया था आपने एग्जाम किसी और का? हाँ, मैंने सिविल सर्विसेज मैंने दिया था। 21 में दिया था सीएपीएफ हम्म। और सिविल्स दोनों। फिर 22 में दिया दोनों। तो दोनों में ही मेरा 22 में सीसेट क्लियर नहीं हुआ। और फॉर्चुनेटली एनफ मेरा सीएपीएफ क्लियर हुआ। जो मैं पेपर दे के आया तो कट ऑफ उसको मैंने आंसर की से देखा, तो मेरे को लगा था कि यार हो जाएगा। फिर हुआ भी मेरा। और मैं जब वो रिजल्ट आया था, वो काफी इंटरेस्टिंग है पता करना। जो जी। सीएपीएफ का रिटर्न आया था उसमें काफी एक इंटरेस्टिंग बात है कि शायद 16 सितंबर को रिजल्ट कमीशन ने रिलीज करा था। जी। तो मैं जब दो बारी बैक टू बैक फेलियर हुई मेरे साथ, तो मेरे को लगा कि यार शायद अब तो कहीं नंबर आएगा ही नहीं, हम्म। पेपर दे आते हैं देखेंगे। तो जब उनका यूपीएससी की तरफ से खुद मैसेज आया कि आपको अपना डेफ फिल करना है, लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, मेरे को जी। लगा कि यार ये मेरे को डेफ के लिए क्यों फिल कर बोल रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विस का डेफ तो ऑलरेडी फिल करा चुके हैं। हम्म। मेरे से किस चीज का डेफ फिल कराना चाहते हैं। तो मैं कहीं बिजी था, शायद स्कूटी चला रहा था, मेरे को लगा यार चेक करते कि अब तो सीएपीएफ का रिजल्ट आ गया हो। तो हम्म। मेरे को ये धक्का लगा कि यार 13 दिन पहले रिजल्ट आ चुका है मेरा, हम्म। और मेरा लिस्ट में नाम है, और मेरे को वो 30 सितंबर को पता चला लगभग, हम्म। 16 सितंबर वाला रिजल्ट। जी। तो तो ये काफी अच्छा लगा था। उस टाइम तक क्या मतलब इंटरव्यू का डेट आज, मतलब इंटरव्यू डेट भी आ चुका था आपका? नहीं, वो तो सिर्फ रिटर्न क्लियर हुआ था। उसके बाद हमारा अच्छा, ठीक नवंबर है। में हम्म। फिजिकल की तैयारी, फिजिकल की डेट आई थी, लेकिन वो किसी कारण से उस पर स्टे लग गया था। जी। जी। हम्म। जी। तो अगर हम जैसे आपने बताया कि यूपीएससी सिविल्स का भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उससे कितना फायदा मिला आपको सीएपीएफ एग्जाम में? देखो, बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि जीएस का जितना भी ओवरलैप है, सारा का सारा सिलेबस ओवरलैप होता है। तो जो 2021 में मेरी गलती थी कि मैंने जितना बैकग्राउंड था सिविल्स का, उसके बेस पे जाके मैंने पेपर दे दिया था। तो मैंने जो अलग से साइंस पूछते हैं सीएपीएफ में, जनरल साइंस, वो मैंने प्रिपेयर करी थी। जो जो डिफरेंस था उनमें,
वो हम्म। केवल यही था कि सिर्फ मैंने जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे, हम्म। वो शायद 25 या 20 30 तक के बीच में रेंज करते हैं, वो सारे मैंने बिल्कुल परफेक्टली उनको सही अटेम्प्ट किया। जी। तो उसके कारण से मेरा इतना बड़ा चेंज मिला मेरे को। जी। और अगर हम लोग बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी, और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए अलग से आपको कोई प्रिपरेशन करना पड़ा या फिर उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ा? साइंस के लिए मेरे को जनरल साइंस के लिए करना पड़ा, हालांकि मेरा बैकग्राउंड जनरल साइंस से ही हूँ, मैं नॉन मेडिकल थी मेरे पास। जी। लेकिन काफी टाइम हो गया था उससे हटे हुए, और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो साइंस की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन उसके लिए जब मेरे को लगा कि सीएपीएफ का अटेम्प्ट सही से देना है, जून 2022 में सिविल सर्विसेज मेरा नहीं हुआ, तो मेरे को लगा कि अगस्त का टाइम है, तो 2 महीने 2.5 महीने काफी थे, क्योंकि मेरा जीएस बहुत अच्छा था, काफी अच्छा जीएस मेरा था, अच्छी हम्म। होल्ड थी। तो मेरे को लगा साइंस के लिए 9th 10th की एनसीईआरटी सफिशिएंट थी, वो मैंने मतलब 4 या 5 बार उनमें से पढ़ के नोट्स बनाया, तो मेरे को काफी बेनिफिट उससे मिला। जी। और और अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं तो वो सबको भाई को पता होगा कि कैंडिडेट्स को, कि अपना लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, और ज्योग्राफी की 11th 12th एनसीईआरटी थे, सबको पता ही रहता है जनरली बच्चों जी, तो मतलब ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। को। पेपर 2 के लिए बात करूं तो आप किसी भी कोचिंग साइट की मैं बोलूंगा, आप उनको उठा सकते हैं, और जो मेन मेन सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम्म। उनको प्रिपेयर करो। और जो पेपर 2 में ना एक ट्रेंड चलता है, अगर हम उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, कि एक पर्टिकुलर थीम ही है, लाइक विमेन एम्पावरमेंट हो गया, और हमारा एक्सटर्नल इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन हो गए, डिफेंस से क्वेश्चन हो गए, तो वो क्वेश्चन हर साल आएंगे ही आएंगे, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफी ठीक रहता है। जी। और जैसे कि हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग की जैसे कितने दिन पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए? सर आंसर राइटिंग की मेंस के लिए तो ज्यादा नहीं की थी, लेकिन मेरे को पता था कि सीएपीएफ में मेरे को अच्छी नाम रैंक लानी है और अच्छे रिटर्न लाने हैं, तो मेरे को करनी पड़ेगी, हम्म। क्योंकि इसका बड़ा डायनामिक सा है पेपर 2। उसमें हमको क्वेश्चन आंसर नहीं है, बल्कि 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि 4 ऐसे लिखना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाता है 4 ऐसे लिखना, उनको कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात है। जी। और कंप्लीट करने के बाद उनको क्वालिटी उनको एनरिच करना, ये भी सब बहुत जरूरी है। तो मैंने तो साथ साथ करी थी, इनफैक्ट मेरे को पता था मेरा जीएस बहुत अच्छा है, तो हम्म। मैंने ऐसे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि ऐसे में मैं जितने आंसर मार्क्स फैच कर सकता हूँ मैं उतने करूंगा, क्योंकि ग्रामर सेक्शन जो था मेरा वीक था, इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने ऐसे इसके ऊपर काफी फोकस करा। सबका अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड की ग्रामर सेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर्टेनिटी ज्यादा है उसमें मार्क्स हम्म। फैच करने के लिए। हम्म। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कंटेंट मेरे पास बहुत अच्छा था के लिए, तो मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया। जी। और अगर हम लोग बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट के लिए क्या कितना टाइम मिला, और क्या अगर कोई चैलेंजेस थे आपके पास, या फिर इजीली आपने क्रैक कर लिया था? नहीं, बिल्कुल इजीली क्रैक नहीं किया था। मैं बिल्कुल, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरी हाइट ही उतनी है, मेरी हाइट 165.1 है। जी। जी। तो जब छोटी हाइट होती है तो आपकी स्ट्राइड्स जो होती हैं वो भी छोटी होती हैं, जी। जी। आपको सबको पता है। तो जी। जो हमारा डिस्टेंस कवर होता है बहुत कम होता है। मेरे को 100 मीटर में भी पूरी चैलेंज था, 800 में भी चैलेंज था, और लॉन्ग जंप तीनों में। जो एक बड़ लंबी हाइट जिसकी, उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है हर चीज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को तो इस यहाँ पे बहुत डिसएडवांटेज था, क्योंकि जो 180 185 सेंटीमीटर, वो लोग तो शायद कई बार खड़े खड़े ही वो हम्म। उसको जंप कर लेते हैं। हम्म। मेरे साथ तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और वहां मेरे को, जब मैं फिजिकल देने गया, मेरे को वहां भी इसमें डिफिकल्टी लगी। हम्म। कॉम्प्लीमेंट भी मिले थे जो वहाँ पे कमांडेंट साहब थे, उन्होंने बोला कि यार आपने सच में मेहनत कर रखी है, वो दिख रही है। तो हम्म। लेकिन हाँ, हो गया था मेहनत उसमें। मेरे को लगता है जितनी मैंने रिटर्न में करी, उससे ज्यादा मैंने फिजिकल में मेहनत करी थी। जी। हाँ। तो इसके अलावा फिर अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाया आपने? इंटरव्यू के लिए जो हमारा डेफ था, हम्म। उसके ऊपर पूरा फोकस करा। डेफ को हर तरीके से तैयार था। तो हम्म। इनफैक्ट जो मेरा इंटरव्यू था काफी डेफ बेस्ड भी था। जी। तो बहुत 2 से 3 क्वेश्चन जो थे मेन मेन, जिनके ऊपर मेरे को ये था कि बेस्ट शॉट खेलना है, तो वो इंटरव्यू मेरे डेफ से आ गए थे। जी। और उसके अलावा जो था, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए, हम्म। क्योंकि वो बिल्कुल सेम डे को हेडलाइन आई है पेपर में, उसके हम्म। ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मेरे से फ्रांस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, हम्म। तो वहां कौन कौन सी डील होने वाली। हम्म। हालांकि मेरे को ये पता था कि वहां वो क्यों जा रहे हैं, लेकिन टू बी फ्रैंक मैं, क्योंकि डैफ को ज्यादा प्रेयर करता रह गया, तो हम्म। वो क्वेश्चन मैं सही से हैंडल नहीं कर पाया था। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस
जो है आपकी सिर्फ वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, वो कुछ फैक्ट्स ज्यादा नहीं रिलाई करते और नापते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग पूछना चाहते हैं कि आपको कुछ पता है देश में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, वो पता होना बिल्कुल। तो मतलब अगर आप इंटरव्यू की भी बात करें हम लोग, तो मतलब करंट अफेयर, और ये मतलब ऐसा है क्या कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कि जैसे कि अपना पेपर वन का जो सिलेबस है उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया? चाहिए। सर देखो, इंटरकनेक्टेड होता है, क्योंकि आपका जो बेस होता है वो जनरल स्टडीज बनाती है। हम्म। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि मेरे से, मैं दिल्ली का हूँ, तो मेरे से निर्भया केस के ऊपर क्वेश्चन पूछा और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, तो वो ऐसे मेरे को नहीं पता चलेगा कि मेरे से क्या पूछा जाएगा। तो हम्म। जनरल स्टडीज में हमने जब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ा होगा हम्म। कि वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो वहां से हमको पता है कि ये कि गवर्नमेंट वहां जाके वही बोलना है। उसके जी। बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कट द जॉब्स इन इंडिया। सो मेरे को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कट करेगी या नहीं करेगी, वो हमारा जीएससी प्रिपेयर होगा। जी। तो जीएस का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि इंटरव्यू से पहले आप पूरा पूरा जनरल स्टडीज पढ़ लें, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें रहती हैं, हमें डर लगता है कि हमें नहीं पता, जी। लेकिन वो हमें से याद होता है, कोई हमसे पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं। जी। और कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप इंटरव्यू हॉल में गए थे जब, तो ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? मैं काफी नर्वस था, तो मेरे साथ के जो सभी थे, तो मैं थोड़ा, जो करेक्टर है वो ये है कि यार ज्यादा इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। यार ठीक है, इंटरव्यू था तो काफी फोबिया लोगों ने कर रखा है, यार इंटरव्यू है, तो मेरे को लगा कि यार यहाँ तक आया तो कुछ तो क्वालिटीज हमारे अंदर है, जी। और जो प्रेजेंट में है उसको एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे रिफ्रेशमेंट दी थी उन लोगों ने, जी। तो लोग कह रहे थे कि नहीं हम रिफ्रेशमेंट नहीं लेंगे यार, वो हम्म। मॉनिटरिंग कर रहे हैं अंदर बैठ के हम्म। और हमारे मार्क्स डिडक्ट होंगे। मैंने कहा यार देखो, ऐसा सब कुछ मेरे को नहीं लगता होगा, हम्म। लेकिन मेरे को अगर रिफ्रेशमेंट लिया है तो मैं इसको जरूर लूंगा, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है यूपीएससी हाउस में जाना हम्म। और वहां जाके इंटरव्यू देना। हम्म। तो मैंने इसको एंजॉय करा। और एक बोर्ड मेंबर थे, शायद वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने मेरे को एक जगह पे काउंटर करने की कोशिश करी, तो थोड़ा सा प्रेशर डालने की। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि यार सारा का सारा काम इंडिया में प्राइवेट इंडस्ट्री, क्योंकि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो हम्म। उन्होंने बोला कि सारा काम हमारी कंट्री में, आईटी बैकग्राउंड जो आईटी से रिलेटेड है वो सारा प्राइवेट कंपनीज ही कर रही हैं, जी। क्योंकि हमारी टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, हम्म। और जितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने उसमें क्या करा है, गवर्नमेंट का तो कोई फायदा ही नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं करा। हम्म। तो उसके बाद उससे बड़ा उन्होंने क्या कहा दिया लास्ट में कि अगर आप हाँ बोलते हो इस आंसर को कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, तो वो भी एक आंसर है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, आप हाँ बोल दो। हम्म। तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल ब्लैंक वो हो तो बिल्कुल बिल्कुल फंसाने वाले क्वेश्चन हो गया ये तो। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बोल दो, हम्म। और ये भी एक आंसर है। हम्म। और मेरे को वाकई लगा हाँ यार, अगर हम जनरली सोचे कि सारी काम प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, खासकर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है एनआईसी है वो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। हम्म। तो मैंने शायद 5 सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, और उस टाइम पे चेयरमैन जो थे और दो और मेंबर थे, वो लोग मेरे को ही देख रहे थे कि अब इसको देखते हैं क्या होता है। हम्म। तो उसमें मैंने सर कहा कि सर देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन का काम करा है, तो पेरेंट्स के पास जो अर्निंग होती है उसको अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड करते हैं। जब भी बच्चा एक इंजीनियर और डॉक्टर बनता है, तो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन का काम करा है। हम्म। और विलेज लेवल तक जाके मनरेगा स्कीम्स हैं, और जो स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर ठीक हुआ है, उसके कारण से ही तो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं हम्म। और जाके प्रमोट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को। तो वो जो फंसाने का काम होता है वो किसी ना किसी तरीके से जरूर करा जाता है वहां पे, जी बिल्कुल, वही तो चेक होता है वहाँ पे। वो चेक होता है। जी। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ऐसे, जो आपने तो 1 से 2 साल लगाया, उसके बाद फिर आप अभी ऑफिसर बन गए हो। उसके बाद हम्म। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनका इंटरव्यू में होता रह जाता है, या फिर पीटी में रह जाता है, फिजिकल टेस्ट में रह जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए अगर कुछ मैसेज आप देना चाहो तो क्या दोगे? सर मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को 3 से 4 साल हो गए हैं, तो मेरी जेन्युइन एडवाइस ये होगी कि आप कोई और ऑप्शन भी एक्सप्लोर जरूर करो। जी। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो कि अब काफी टाइम हो गया है और कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है, हम्म। वेदर सीएपीएफ और कोई भी एग्जाम हो सकता है, हम्म। पर्टिकुलरली हम सीएपीएफ की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक पूरा साल अगर आपका नहीं होता है, पूरा साल स्पॉइल हो जाता है जब फाइनल लिस्ट से आप मेरिट आउट होते हो। हम्म। तो उस चीज को वो करना, एक्सेप्ट करना बड़ी दिक्कत रहती है।
तो मैं कहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा है तो 3 बार ये अटेम्प्ट दे चुका है, 4 बार दे चुका है, तो उसके बाद ये नहीं है कि अपना जर्नी बंद कर दो, उस जर्नी को कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। आपने जो ड्रीम अपनी बनाई है उसको जरूर जियो, लेकिन साथ साथ ये कोशिश करो कि आप कहीं और भी ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है कि एक थोड़ा मेरा मानना पर्सनली ये है कि एक लक फैक्टर वाली बात भी होती है। हम्म। अभी मैं अगर मैं अपनी मार्कशीट की बात करूं, अभी कल ही रिलीज हुई है, जी। तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं जी। इस बार बैच में। तो मैं पर्सनली ये मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं टॉप 10 या 15 में 100% आऊंगा, हम्म। लेकिन देखो एज द लकवुड हैबिट मेरे को ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिले पर्सनली टेस्ट में, और मेरी जो रैंक थी वो 83 तक है। वो तो ये कह लो कि शायद किस्मत या भगवान का इतना साथ था कि लिस्ट में मेरा नाम आ गया। लेकिन जितने इंटरव्यू में मार्क्स थे उस हिसाब से लास्ट रिकॉर्ड चेक करे तो जितने कम नंबर मुझे मिले हैं उतने पे फाइनल में कभी नाम नहीं आ पाता। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा लक भी है यूपीएससी के एग्जाम में, हल्का सा है, पूरा तो नहीं कहूंगा, हम्म। क्योंकि हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर जब चीजें नहीं चल रही हैं तो आप कह सकते हो यार, कोई ब्लेम करने के लिए मेरा मानना है होना चाहिए। आप जी। थोड़ा लक के ऊपर भी छोड़ दो कि जी। हाँ यार मेरा शायद नहीं हो रहा, तो मैं कहीं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मैं वहां ट्राई करूंगा, ये मेरा मानना है सर। थैंक यू मनु, आपने इतना अच्छा इनपुट दिया। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी अभी कर रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर ये वीडियो देखे पूरा तो। और थैंक यू हमें टाइम देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल से अपना जो टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर योर सिलेक्शन एंड विशेष बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। और मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग लगे हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन और जो ड्रीम है उनकी यूनिफॉर्म पहनने की उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि मेरी भी ड्रीम थी, मेरी आज कंप्लीट हुई है तो सबकी कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि मेरा इतना अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा नहीं है, मेरा भी एक एवरेज ही स्टूडेंट मैं रहा हूँ आज तक। जी। लेकिन यूपीएससी इस बात पे डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं करता कि आप एवरेज हो या फिर बहुत इंटेलिजेंट हो। मेरे पर्सनली मैं जानता हूँ आईआईटी वाले बच्चे भी मेरिट आउट हुए हैं, जी। और जो ऑफलाइन स्कूलिंग से करा है जिन्होंने 11th 12th उन्होंने रैंक ले ली। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, इसीलिए ये होप बात। होप नहीं छोड़ना है, अपना प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। हाँ अगर जी, आप बिल्कुल लगे हो सर। तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचोगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल। थैंक यू मनु। ओके। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग और बातें होती रहेंगी इस टाइप से। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बाय बाय।